Intercropping. Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हम एक डेफिनेट पैटर्न में दो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड जब हम क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट हो। तो इससे क्या होगा, अगर डिजीजेस होनी भी हैं तो अगर एक क्रॉप को होती है तो दूसरा क्रॉप जो है वो सेफ रहता है। दैट इज ये रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका होता है इंटरक्रॉपिंग करना। So that is, the crops are selected such that their nutrient requirements are different. This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field. This way both crops can give better returns. अब इसमें क्या है कि एक क्रॉप, एक जैसे हमने बोला कि एक लाइन में वी आर ग्रोइंग प्लांट और क्रॉप ए, बी में हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, देन अगेन वी हैव अ सी। अब इस पैटर्न में हम कर रहे हैं, सॉरी अगेन वी हैव ए। सो अगर इस लाइन में देयर इज सम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यू में से कुछ डिजीजेस हो रही हैं इस प्लांट में, ये वाली लाइन में तो नहीं होंगी बिकॉज ये क्रॉप ही अलग है। जो हमारी थर्ड लाइन है जो सेम है, दैट इज क्रॉप ए ही है, बट वो जो है वो डिजीज फ्री रहेगा बिकॉज उसमें जो है वो ग्रोथ स्प्रेड नहीं होगी। So in this way हम एक better crop management कर सकते हैं। The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as a crop rotation. अब इसमें crop rotation में क्या होता है, एक crop grow हुआ, उसके complete होने के बाद, harvest होने के बाद हम दूसरा crop grow करते हैं। The availability of moisture and irrigation facilities decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest. आपके पास एक piece of land है, आपने इस पे A crop grow किया। After the growth of crop A, हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसी सेम पीस पर बी क्रॉप ग्रो करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका एक क्रॉप फेल भी हो जाता है तो दूसरे क्रॉप से आप अपना सारा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पे हमने ए क्रॉप ग्रो किया, दिस इज ए, यहाँ पे हमने बी क्रॉप ग्रो किया एंड यहाँ पे हमने फिर से ए क्रॉप ग्रो किया। सो दिस इज मिक्स क्रॉपिंग और यू में से इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या थी, जब हम क्रॉप्स को एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करते हैं। Crop protection management. Field crops are infested by a large number of weeds, insect pests and diseases. जितने भी हमारे फील्ड क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट, वीड्स या डिजीजेस से वो इन्फेस्टेड होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ साथ ग्रो होते हैं। सपोज ये हमारा क्रॉप है, इसके साथ एक वीड ग्रो हो जाता है। ये जो वीड है वो क्रॉप की सारी न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है और इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप की एक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। Therefore, removal of weeds from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. तो हम क्या करते हैं, जितने भी वीड्स हैं वो हमारी फील्ड में जो ग्रो होते हैं उन्हें हम रिमूव करते हैं बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो जितने भी क्रॉप के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ले रहे हैं और इन रिटर्न जो है हमारी क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। Diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi, viruses. These pathogens can be present in and transmitted through the soil, water and air. तो diseases जो हमारी plants में हो रही हैं वो different microorganisms से हो रही हैं। इनका medium क्या है microorganisms का और diseases का spread होने का, that can be water, soil or air. The use of pesticides, which include herbicides, insecticides and fungicides, these chemicals are sprayed on the crop plants and or used for treating seeds and soil. तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स, वी यूज ईदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, दे किल द पेस्ट्स, जितने भी पेस्ट्स हैं उनको किल करते हैं पेस्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए वी हैव इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्ब्स को किल करने के लिए वी हैव हर्बिसाइड्स। इन केमिकल्स को हम क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं कि जितने भी डिजीजेज हैं वो ना हो प्लांट्स को। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. Storage losses in agriculture produce can be very high. Factors responsible for such losses are biotic. तो जब हमारा क्रॉप प्रोड्यूस हो जाता है उसे स्टोर करना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्रॉप स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज के टाइम पे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, क्रॉप लॉसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं, दैट कैन बी ड्यू टू बायोटिक। जब बायोटिक की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, अगर ये सब रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप की डिस्ट्रक्शन के लिए तो हम इन्हें कहते हैं बायोटिक लॉसेस। और अगर हम बात करते हैं एबायोटिक की, दैट इज नॉन लिविंग विच कैन बी इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड
टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज। अगर जहाँ पे क्रॉप स्टोर हो रहे हैं उस प्लेस का टेम्परेचर, वहाँ का मॉइस्चर कंटेंट, अगर उन फैक्टर्स की वजह से क्रॉप जो है वो डैमेज हो रहा है तो हम कहते हैं एबायोटिक। These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. तो systematic management होनी चाहिए warehouses की, जहाँ पे crops को store किया जाता है, proper cleaning होनी चाहिए, उनका moisture, temperature and growth of insects, pests, सब factors जो है वो properly check करने चाहिए और वो manage होने चाहिए कि हमारे जो crops हैं वो for a long duration अच्छे से store हो सकें। So now we have animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock. It includes various aspects such as feeding, breeding and disease control. जब हम एनिमल लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करते हैं जिसमें आता है उनकी फीडिंग, उनकी ब्रीडिंग एंड उनकी डिजीज़ कंट्रोल, तो वो एनिमल हस्बेंड्री में आता है। तो इसमें क्या होता है, लाइफ स्टॉक में हमारे पास मीट है, चिकन है, गोट्स है, पिग्स हैं, जो हम फूड रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं, जिन्हें उनकी प्रॉपर ब्रीडिंग, उनकी फीडिंग, उनकी डिजीज़ कंट्रोल, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री में आती है। कैटल फार्मिंग, Cattle husbandry is done for two purposes, milk and draught labor for agriculture work. जब हम केटल की बात करते हैं, केटल को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, either for milk or for the draught labor. Animals require regular brushing to remove dirt and loose hair. They should be sheltered under well-ventilated roofed sheds that protect them from rain, heat and cold. The floor of the cattle shed needs to be sloping so as to stay dry and facilitate cleaning. जब हम कैटल की बात करते हैं तो कैटल को हम यूज़ करते हैं फॉर मिल्क एंड फॉर ड्रॉट लेबर। मिल्क के लिए तो हम कैटल को यूज़ कर रहे हैं, सेम ड्रॉट लेबर है जब हम उन्हें काम करवाते हैं, उनसे हम कोई मैकेनिकल वर्क करवाते हैं। तो जहाँ भी हमारी कैटल रहती है उस एरिया की प्रॉपर क्लीनिंग, हमारी कैटल की प्रॉपर ब्रशिंग, ये देखना कि वो डिजीज़ फ्री हैं, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट, उनको प्रॉपर खाना मिल रहा है, दे आर क्लीन, देयर एनवायरनमेंट इज़ क्लीन, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो मिल्क है वो कमर्शियली सेल होता है थ्रू आउट, तो प्रॉपर कैटल मैनेजमेंट से हम प्रॉपर मिल्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड ड्रॉट लेबर के लिए भी हम यूज़ करें तो हमारी जो कैटल है वो फिट होनी चाहिए। द फूड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स क्या है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। अब हम एनिमल की बात कर रहे हैं जिन्हें हम मिल्क के लिए यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स, और मिल्क से हम फर्दर कितने डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एनिमल्स को हम मिल्क के लिए, ड्रॉट लेबर के लिए यूज़ करते हैं, तो उनकी प्रॉपर हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। बिकॉज हमारी जो केटल है या जितने भी एनिमल्स हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनका लैक्टेशन पीरियड में डिफरेंट फूड ग्रोथ होती है। Roughage, which is largely fiber, concentrates which are low in fiber and contain relatively high levels of proteins and other nutrients. तो जब हम कैटल की बात कर रहे हैं, जब वो लैक्टेशन पीरियड में है अपने, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें हम रफेज दें कि जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे पास आता है चिकन मीट एंड एग प्रोडक्शन। ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फैक्टर्स पे हम जो हमारे एनिमल्स हैं, जितने भी हमारे पोल्ट्री एनिमल्स हैं, उनकी केयर करते हैं। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस ऑन टू डेवलप न्यू वैरायटीज़। अगर हमें कोई न्यू वैरायटीज़ चाहिए तो उसके लिए हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? जब हम डिफरेंट जीन्स को क्रॉस करवाते हैं, दैट इज़ इंडियन एंड फॉरेन। ये हम करते हैं फॉर मिल्क एज वेल। बेटर मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल के लिए भी हम ये करते हैं, and even for the eggs as well. Eggs and broiler production. Broiler chickens are fed with vitamin-rich supplementary feed for good growth rate and better feed efficiency. तो chickens को क्या करते हैं हम? better vitamin-rich supplementary food देते हैं कि उनकी growth rate अच्छी हो and better feed efficiency. For good production of poultry birds, good management practices are important. These include maintenance of temperature and hygienic conditions in housing and poultry feed, as well as prevention and control of diseases. तो जहाँ पे भी हमारा animals रह रहे हैं, poultry animals हमारे रह रहे हैं, जैसे chicken है, जो या birds हैं, poultry birds, वो जहाँ पे भी रह रहे हैं उनकी उस जगह की proper cleaning, उनकी हाइजीन कंडीशंस, उनकी डिजीजेस चेक, उनकी हेल्थ चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिंस वी आर यूटिलाइजिंग देम एज अ फूड रिसोर्स, जब हम किसी चीज़ को एक फूड रिसोर्स की तरह यूटिलाइज करते हैं तो उनकी प्रॉपर हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इफ़ दे आर हेल्दी तो हम आगे हेल्दी होने वाले, बिकॉज वी आर गोना कंज्यूम देम।
Poultry fowls suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasites, as well as from nutritional deficiencies. These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. आपको पता होगा कि जितने भी पोल्ट्री बर्ड्स हैं वो नंबर ऑफ डिजीजेस सफ़र करते हैं. यू मस्ट हैव रेड अबाउट बर्ड फ्लूज. बर्ड फ्लूज क्या होते हैं? जब हमारी बर्ड्स नंबर ऑफ डिजीजेस से सफ़र करते हैं. उनके सफ़र करने के बाद जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो फर्दर हम भी सफ़र करते हैं. तो ये जो डिजीज़ेज़ हैं वो बर्ड्स को क्यों हो रही होती हैं? बिकॉज जहाँ पे वो स्टोर्ड होती हैं उनकी कंडीशंस, उस इन्वायरमेंट की कंडीशंस अच्छी नहीं होती. ईदर क्लीनिंग नहीं होती प्रॉपर, वहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती है, फंगी, वायरसेस, बैक्टीरिया. और जो हमारी बर्ड्स हैं उनको उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो वो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी एनिमल को स्टोर करते हो जिसे आपने एक फूड रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, तो जहाँ पे वो रह रहा है उसकी कंडीशन, उसकी हेल्थ रिक्वायरमेंट और वो डिजीज़ फ्री हो, दीज ऑल हेल्थ चेकअप्स हों. तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिश प्रोडक्शन. फिश एक चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का. वन इज़ फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. जब हम नेचुरली फ़िश को कैप्चर करते हैं तो उसे कैप्चर फिशिंग कहते हैं. द अदर वे इज़ कल्चर फिशिंग, जब हम उसे कल्चर करते हैं. कल्चर इज़ आर्टिफिशियल ग्रोथ. मेरीन फिशरीज. पॉपुलर मेरीन फिश वेराइटीज़ इंक्लूड पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक. ये इन वैराइटीज़ हैं जो नॉर्मली खाई जाती हैं. सम मेरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन सी वाटर. As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such culture fisheries, जिसे हम कहते हैं मेरीकल्चर. तो मेरीन कल्चर में क्या है? जब हम फिश को कल्चर करते हैं उसे हम कहते हैं मेरीकल्चर. Either fish can be found naturally या उसे हम कल्चर करके ग्रो करवाते हैं. Inland fisheries. Fresh water resources include canals, ponds, reservoirs and rivers. ये होगी हमारी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड. तो कभी कभी क्या होता है, आपने पैडी फील्ड्स देखी होंगी, उनमें पानी होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी उनमें होता है. उस पानी में अगर आप फिश ग्रो करते हो तो वो साइमल्टेनियसली फिश और क्रॉप दोनों ग्रो करते हो. तो वो हमारी जो ये एग्जाम्पल है इनलैंड फिशरी की. बी कीपिंग. हनी जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है. हनी की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. हनी की कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो की जाती है. द वैल्यू ऑफ और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन. तो जो क्वालिटी होगी या वैल्यू होगी हनी की वो डिपेंड करेगी हनी बीज यूज़ करती हैं फॉर कलेक्टिंग नेक्टर. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज वी टॉक्ड अबाउट क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ये तीनों आते हैं जिसमें फर्स्टली क्रॉप वैरायटी में हम बात करते हैं कि क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने बात की कि क्रॉप की प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. देन क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें जो ऑलरेडी ग्रोन क्रॉप है उसकी स्टोरेज कैसे होगी. क्रॉप्स के बाद हमने एनिमल रिसोर्सेज की भी बात की. एनिमल हस्बेंड्री, फिशेस, मेरीकल्चर, बी कीपिंग, ये सब हमने बात की कि हम कैसे उनको अच्छी कंडीशंस दे सकते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं कि हमारे पास एक बेटर फूड रिसोर्सेज अवेलेबल हों. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक यू.